ठीक है, तो आज के सेशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। देखिए फर्स्ट लॉ क्या, फर्स्ट लॉ लिखिए, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, तो लिखिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्या, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। चलिए आगे लिखिए, व्हाट इज W? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिखिए अमाउंट ऑफ substance, amount of substance deposited at electrode, ठीक है, is directly proportional to the quantity of electric charge passed through the electrolyte। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बात करते हैं, इसी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? Q से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम किससे कह सकते हैं? W। डन, नोट करिए। तो एक बात समझो, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के दौरान जितना तुम जिस रेट से तुम चार्ज दोगे, मतलब जितना तुम इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, उसी के प्रोपोर्शन में वहां पर जो है एनोड और कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा? कैटायन या एनायन या इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, कैटायन एनायन। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो नोट करो, हो गया? चलो अब देखो, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है ना, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो लिखो W बराबर Z Q। यहां पर जब तुम लिखते हो तो Z क्या है? व्हाट इज Z हियर? तो लिखो Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हाट इज चार्ज हियर? तो यहाँ पर कहेंगे चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या लेंगे? तो चार्ज की यूनिट जो हम लेंगे वो लेंगे कूलॉम में। इसमें लेंगे कूलॉम में। ठीक है, तो लिखिए, नोट करिए, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यू नो वेरी वेल दैट Q बराबर आई टी, ये होता है ना, Q बराबर आई टी। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो? W बराबर Z आई टी। अनाहिता आपने नोट कर लिया था बेटा, W बराबर Z आई टी, समझ में आया? नोट करो, W बराबर Z आई टी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर जो आप करंट लेंगे, वो किस में लेंगे? बोलो, एम्पियर में। और जो टाइम लेंगे, नाउ द टाइम इन सेकंड, इसमें टाइम आप लेंगे सेकंड में। नोट करिए, तो टाइम आप सेकंड में लेंगे। ठीक है, और जो वेट लेंगे, नाउ द वेट, तो वेट इन ग्राम। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो वेट आपको ग्राम में लेना है, टाइम आपको सेकंड में लेना है, और करंट आपको एम्पियर में लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो लिखो, इफ 1
coulomb charge is passed, 1 coulomb charge is passed ठीक है पर एम्पियर, ठीक है पास्ट और 1 एम्पियर current in 1 second. In 1 second, the deposited amount is equals to electrochemical equivalence is equals to Z. तो क्या हो गया भैया, आपने फॉर्मूला क्या W बराबर ZIT, इसकी वैल्यू आपने 1 एम्पियर ले ली और इसकी वैल्यू 1 सेकेंड ले ली, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो W बराबर Z इंटू 1, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो W बराबर Z नहीं आ जाएगा, हाँ W बराबर Z आ जाएगा, ये इसी बात को, ठीक है चलिए ठीक है। अब इस वाली बात से सिखा दे रहे हैं, यहां से समझो तो W बराबर ZQ होता है ना, और Q क्या ले लिया 1 कूलॉम, कितना ले लिया 1 कूलॉम, चार्ज ले लिया 1 कूलॉम, ठीक है। तो क्या हो गया W बराबर Z नहीं हो जाएगा, बोलो ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है आगे बढ़े चलिए नोट करिए। चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो लिखिए यू नो वेरी वेल Q बराबर Ne होता है, क्या होता है Q बराबर Ne होता है, ठीक है। तो 1 मोल n की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो कहेंगे 1.6, ठीक है, इंटू 10 की पावर -20, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, ये होगा ना, इतना ही तो कूलॉम होता है, इतना ही तो कूलॉम होता है। अच्छा अब ये n की वैल्यू 1 है, अब 1 मोल, अब यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहेंगे सर अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, कहीं पर भी अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है 16 6 96 होता है, तो यहाँ पर 9.6 इंटू 10 की पावर, आइए देखो 10 की पावर -19 है, 10 की पावर 23 है, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.6 इंटू 10 की पावर 4 आएगा। अच्छा एक बात बताओ 9.6 इंटू 10 की पावर 4 को क्या तुम अप्रोक्सीमेटली 96 और 30 नहीं लगा सकते, अरे जब इसको सॉल्व किया ऐसा नहीं आएगा, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, हम लोग ने पहले भी किया था 96500 कूलॉम, ये एक एवरेज आंसर था, अब ये एग्जैक्ट आंसर। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो चार्ज है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लोगे तो कितना चार्ज डेवलप होगा, इतना चार्ज डेवलप होगा, और यू नो वेरी वेल दैट 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। कराया होना, इसके पहले भी कराया होना, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना कूलॉम चार्ज, तो 1 कूलॉम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, नोट हो गया। आगे बढ़े, तो अब क्वेश्चन आया फाइंड
number of electron in 1 coulomb charge। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, यू नो दैट Q बराबर Ne। ठीक है, अब चार्ज कितना दे दिया, 1 कूलॉम। ठीक है, अब ये आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू आपको नहीं पता, और चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 की पावर -19। ठीक है, जब आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो क्या होगा, ठीक है, चलिए, सो Q बराबर Ne बराबर 1, ये जो हो गया, ये दिया हुआ है, Q बराबर Ne बराबर 1। ठीक है, चलिए, तो n बराबर क्या हो गया, तो कहेंगे 1/1.6 into 10 की पावर -19 होगा। अच्छा एक बात बताओ, तो 16 6 96 होता है ना, 16 6 96 होता है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1.6 into 10 की पावर 19, 10 की पावर जस्ट 19 माइनस ये वाली पावर, इसको मैं ऊपर ले आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा ना। बेटा इतना पीछे बैठोगे तो क्या सीखोगे तुम, हाँ, खुद से ही पीछे भागोगे तो कहाँ, कब तक भागोगे। बोला था आगे बैठने को ना, आगे क्यों नहीं बैठ रहे। ठीक है, अब देखो, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्या मैं इसको जो है मैं लिख सकता हूँ 10 into 10 की पावर 18 अपॉन 1.6 लिख सकता हूँ। तो आगे जब बात सॉल्व करोगे तो 16 6 96, तो एवरेज वैल्यू आएगी समथिंग कि 6 into अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 की पावर 18, यही आएगी ना। अब जब मैं एग्जैक्ट आंसर की बात करता हूँ तो 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग तो ऑन है। हो गया, चलो, कहीं कहीं पर वेट लिखा होता है, कहीं कहीं पे मास लिखा होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, वेट या मास एक ही बात होती है, वेट या मास, ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है, वेट लिखो या मास लिखो, एक ही बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं। चलो, तो आप डेफिनेशन लिखो फैराडेज फर्स्ट लॉ की, लिखो if the efficiency of electrolysis is 100%, if the efficiency of electrolysis is 100%, then weight of substance deposited, then weight of substance deposited, या फिर आप कह सकते हो लिबरेटेड, या फिर आप कह सकते हो लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड is directly proportional to charge passed in coulomb, right? नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर मैंने एक चीज बताई आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको z के बारे में बताया, राइट। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट नोट करिए z के लिए। व्हाट इज z? यहाँ पॉइंट बना लिखिए, z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट निकालिए, यूनिट। तो फॉर्मूला क्या है? तो कहते हैं सर W बराबर Z Q या फिर W बराबर ZIT। ठीक है, W बराबर ZIT। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया भैया एम्पियर, ये हो गया भैया सेकंड, एम्पियर सेकंड, और ये हो गया ग्राम। तो यहां पर Z है, तो Z बराबर W अपॉन IT। हाँ, अब लिख लो, वेट हो गया भैया ग्राम में, वेट हो गया भैया ग्राम में, और करंट हो गया आपका एम्पियर में, और ये हो गया सेकंड में। तो इसका यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ Z इज इक्वल टू ग्राम पर एम्पियर सेकंड, या फिर ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स, नोट कर लो। बात समझ में आ गई? चलो हो गया, डन। आगे बढ़े। हेडिंग डालो फैराडे सेकंड लॉ। हेडिंग डालो सेकंड लॉ। ठीक है, चलो तो सेकंड लॉ में लिखिए W is directly proportional to E। लिखिए when same amount of charge is passed through, same amount of charge is passed through, when same amount of charge is passed through different electrolyte, ये इंटरेस्टिंग है, different electrolyte, the mass deposited at electrode, the mass deposited at electrode will be in the ratio of their, will be in the ratio of their equivalent weight। ठीक है, will be equal to their equivalent weight। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया? चलिए ठीक है, आगे लिखिए W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1
इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। नोट करिए। हो गया? चलिए अब यहाँ पर एक बात देखिए कि इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, आता ही नहीं किसी को जनरली, मोल कॉन्सेप्ट में भी हम पढ़ रहे हैं। जान लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटॉमिक एटम है तो एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास लिखिए, एटॉमिक वेट लिखिए, एक ही बात, ठीक है। और एटॉमिक वेट अगर एटम है तो, अगर मॉलिक्यूल होगा तो यही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। n क्या है यहाँ पर, यहाँ पर n मोल नहीं है, वैलेंसी फैक्टर है। क्या है, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये बहुत जानना जरूरी है। क्या है वैलेंसी फैक्टर, क्या होता है ये बहुत जानना जरूरी है। अब समझिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है, जैसे अगर कोई एसिड है, अगर कोई एसिड है या अगर कोई बेस है या अगर कोई सॉल्ट है, तो इनके चाहे चाहे आइदर कैटायन, आइदर टोटल कैटायन, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ओवर द कैटायन, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू total number of charge of cation और anion, मतलब चाहे cation चाहे anion is equal to its valency factor। अब जैसे देखो, ये नोट करो पहले तब बताएं। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। चलो अब ये देखो तो मैं समझाऊं। जैसे मान लो तुमने लिखा है HCl, जैसे मान लो लिखा है तुमने H2SO4, जैसे मान लो तुमने लिखा है AlCl3, जैसे मान लो लिखा है तुमने ZnSO4, कुछ भी लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको जब तुम तोड़ोगे तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, ये टूटेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, ये टूटेगा Al प्लस 3 Cl माइनस में, ये टूट गया Zn प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस में। अब जरा बताना टोटल चार्ज ओवर द कैटायन और आयनाइन तो कितना है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है 1। अगर एनायन का भी जोड़ोगे तो कितना है 1। तो चाहे कैटायन चाहे एनायन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में कितना चार्ज है, एक चार्ज है, एक पॉजिटिव, लेकिन कितनी संख्या में 2। तो क्या हो गया, तो ये हो गया 2 × 1 कितना आ गया 2। चाहे सल्फेट आयन में देखोगे तो एक सल्फेट आयन है, कितना सल्फेट आयन है A, लेकिन इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है 2, तो क्या हो जाएगा 2। तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात। एल्यूमिनियम प्लस 3, तो संख्या में एल्यूमिनियम कितना है 1, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना है 3, ये हो गई 3। यहाँ पर देखते हो क्लोरीन में 3 क्लोरीन है और संख्या में इसके ऊपर चार्ज कितना है 1, तो 3। यहाँ पर Zn के ऊपर कितना है +2, तो Zn के ऊपर +2, Zn के ऊपर +2, तो एक जिंक और इसके ऊपर चार्ज कितना 2। या फिर सल्फेट ले लो, यहाँ पर कितना हो गया एक सल्फेट और इसके ऊपर कितना चार्ज 2। यहाँ पर अच्छा एक चीज देखा, मैंने कहीं पे चार्ज का साइन नहीं लिखा है। इंटरेस्टिंग चीज तो यही है कि मैंने कहीं पर भी चार्ज का साइन नहीं डिनोट किया है, मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर्स। तो वैलेंसी फैक्टर कभी भी चार्ज के साइन पर नहीं, किस पर, नंबर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये आप लोग नोट करना और नोट कर लो, अदरवाइज तो नोट कर लोगे तुम्हारे ही काम का है। ठीक है, ठीक है, और नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया? चलिए आगे बढ़े, ठीक है? बता दिया। ऐसे ही लिखे हो ना जैसे मैंने बनाया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लिखना, तभी तुम सीख पाओगे। तो यहाँ पर लिखो H प्लस प्लस Cl माइनस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ लिखोगे Al प्लस 3Cl माइनस, यहाँ लिखोगे Zn प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 1। ठीक है, तुमने लिख लिया है ऑलरेडी। मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिखिए, अब न्यूमेरिकल्स की बारी आ गई। फॉर न्यूमेरिकल्स कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ठीक है? कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ। तो अब लिखिए, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। चलिए, सबसे पहले W बाई E, क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, देखो, Q अपॉन F। यहाँ पर F क्या है? यू नो वेरी वेल, F इज नंबर ऑफ फेराडे, ठीक है? और यू नो वेरी वेल दैट 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। Q की जगह मैं लिख सकता हूँ IT अपॉन F। क्या लिख सकता हूँ? IT अपॉन F, ठीक है? नोट करिए। अब बात आती है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ, अच्छा ये बताओ ना, वेट कितने में गिना जाता है? ग्राम में, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसको सिंपली शब्द में बोलूं तो होता है, इसको सिंपली वर्ड में बोला जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक ही लाइन में लिखिएगा, हाँ, नहीं तो पता चला इसी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दोगे तुम लोग। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। चलो, अब मेरी एक बात बता रहा हूं, Q अपॉन F क्या बताता है? नंबर ऑफ फेराडे, नंबर ऑफ फेराडे, ठीक है? ये लिखो, W बाई E का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, Q अपॉन F का मतलब होता है नंबर ऑफ फेराडे, नंबर ऑफ फेराडे, ठीक है? नोट कर लिया? आगे बढ़ जाए, हो गया? क्या नाम है? नाहिका। अब देखो, ये सारी बात तो तब है, इक्विवेलेंट वेट और ये सारी बात तो तब है जब हम क्या लेंगे? लिक्विड, मतलब आयंस की बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं, देखो, अच्छा, इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस भी तो डिपॉजिट होती है, जैसे ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जा रहा था, हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रहा था ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखेंगे? लिखिए, तो कुछ फॉर्मूले और पहले लिख लीजिए, नोट करिए। देखिए, पहले एक लिखिए, Z बराबर E अपॉन F, एक फॉर्मूला नोट करिए, ठीक है? इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो कहेंगे सर एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, वैलेंसी फैक्टर, और F इंटू F। ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब आ जाती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कुछ फॉर्मूले तुमने सीखे। नंबर ऑफ, तो क्या 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 सीखा है? तो कहोगे सबसे पहले आपने सीखा है W बाई E, उसके बाद आपने सीखा है Q बाई F, यही सीखा है। W बाई E सीखा है, Q बाई F सीखा है। अच्छा, इसी की जगह बाद तुमने ये सीखा है IT बाई F सीखा है, और इसी पर यू नो वेरी वेल Q बराबर NE, क्या होता है? NE होता है ना? तो क्या मैं Q की जगह पर NE अपॉन F, लेकिन यहाँ पर N बताता है नंबर ऑफ मोल्स को,
और यहाँ पे जो n बताता है ये बताता है वैलेंसी फैक्टर को। ये दो इंटरेस्टिंग बात है इस चैप्टर में, यही एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वैलेंसी फैक्टर को। ठीक है, अब आपको ये पता है, अब आपको ये पता है जो गैसेस हैं, गैसेस ग्राम में होती है कि लीटर में होती है? गैस। हाँ, वॉल्यूम होता है लीटर में। कभी गैस भरवाने जाओ तो किसमें भरवाते हो? लीटर में। हाँ भैया 10 लीटर डाल दो, 15 लीटर डाल दो। तो क्या हो गया यहाँ पर V upon VE. What is V and what is VE? What is V and what is V? तो वॉल्यूम यहाँ नोट करो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एंड व्हाट इज दिस? VE इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या, कौन सा वॉल्यूम? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम नोट करो। हो गया? अब बात आती है कि सर इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, ये अब आपके लिए एक नया शब्द आ गया, राइट? अभी तो नहीं जानते। अब लिखो, 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 वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गैस at STP is known as equivalent volume, is known as equivalent volume। यहां तक समझ में आया? ठीक है, नोट करो, नोट करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। अब जैसे तुम लोगों को ये समझ नहीं आता, अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि जैसे व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हाँ, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट या कुछ भी। हाँ, तो एक बात समझो, ये बेसिक जरूर जानिए। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, हमने आपको सिखाया है क्या? जो भी उस एटम का एटॉमिक वेट होगा उसके वैलेंसी फैक्टर से आप डिवाइड कर देंगे तो वो इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। या अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के वेट से क्या किसे डिवाइड कर देंगे? वैलेंसी फैक्टर से। जैसे अभी मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। हाँ, 98 क्या? 16 4 या 64, 64 और 32 और 2 तो 98 हुआ। अच्छा, 98 का आधा कितना होता है? 49। 49 टू इज अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना निकाला था अभी तुम लोगों ने? 2 निकाला था, देखो। अरे अभी निकाला है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। कितना आया था? मॉलिक्यूलर वेट से 2 का डिवाइड करो कितना आएगा? 98 से 2 का डिवाइड करो कितना आएगा? आया ना? यही तो है इक्विवेलेंट वेट। नोट करो, नोट करो, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए, क्या फलाने चीज का इक्विवेलेंट वेट, तो क्या लिखेंगे? लिखो, किसी भी सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम, नहीं सॉरी,
सब्सटेंस का जितना इक्विवेलेंट वेट होगा वही वैल्यू को ग्राम में ले लिया जाए तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब समझो एग्जाम्पल इक्विवेलेंट वेट कितना होता है तो कहेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का हम निकालेंगे क्या इक्विवेलेंट वेट। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मॉलिक्यूलर मास है, क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 98 अभी निकाला था, कैसे निकाला था, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 × 1 प्लस 4 × 16 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 98 H2SO4। हाँ समझ में आया क्या, 98 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टूटेगी तो कितने में 2H++ SO4 2 माइनस वैलेंसी कितनी 2 × 1 = 2 किया था ना, 98/2 = 49। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 49। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है चलो ग्राम नोट कर लो साइड में। कुछ पूछ लो तुम लोगों से, हाँ देखते हैं बता पाते हो कि नहीं, नोट कर लो तो पता तब पूछे। नोट हो गया, क्या लिखते ही रहते हो क्या, नोट हो गया। अनाहिता नोट हुआ बेटा, तो कैसे इसको और भैया इंग्लिश में से लिखना हो तो क्या कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस का जितना इक्विवेलेंट वेट होगा वही वैल्यू ग्राम में अगर ले लिया जाए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ अनाहिता तुम्हें समझ आ रहा है, हाँ ठीक है गुड। अब आते हैं बात, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। देखते हैं कौन बता पाता है, क्या क्या आंसर आएगा, कितना ग्राम आएगा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। H2 का होगा 1, चलो करते रहो, करके देखो समझ में आएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने निकाला है वैसे ही निकाल करके देखो। क्या बात है, सही आंसर आ रहा है। CL35.5। हाँ बहुत सही, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या सिखाया था भैया कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 2 है, इनका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, और ये H2 को अगर तुम तोड़ोगे तो एक H+ और एक H- में टूटेगा भैया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इसी तरीके से O2 को तोड़ोगे तो ठीक है, एक O, ठीक है। अब O क्या है तो कहेंगे सर +2 आएगा,
और एक आएगा O2 माइनस आएगा Cl2। अरे नहीं भी आता तो ये जान लो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो दी होती है वैल्यू उसी के बराबर होता है। तो ये टूटा, ठीक है ठीक है। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो मॉलिक्यूलर फॉर्म वाला सिस्टम लगा, ठीक है। 2 बाई हाइड्रोजन में क्या हो गया 1 अच्छा ऑक्सीजन के फॉर्मूले में क्या रखोगे तो O2 है, हाँ, और इसका जो एटॉमिक वेट है कितना होता है 16, ठीक है। और ये क्या हो गया 32, ठीक है। चलो साफ सुथरा लिखो। ठीक है, चलो नोट करो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 ऑफ O2 और ये CH2, ठीक है। चलो ये लिखो 2/1 तो आंसर क्या आ गया 2 ग्राम, ठीक है। सॉरी 2/2 होगा 1 ग्राम, ये हो गया नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलो हाँ हाँ आओ बच्चों, ठीक है, हो गया यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा निहारिका तुम भी आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलिए लिखिए कुछ बातें, लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। फॉर गैसेस एट STP like for H2 Cl2 या F2 या कोई भी हैलोजन, या फिर आप लिखिए तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है, क्या इक्विवेलेंट वॉल्यूम अभी तो तुमने निकाला। अच्छा बेटा O2 के लिए तुमने कितना निकाला था, कहेंगे 8 ग्राम। अच्छा एक बार बताओ मेरे बच्चे, ये बताओ, ठीक है 8 बाई अगर मैं 16 करूं तो क्या 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 को 0.5 मोल कहोगे कि नहीं। अगर मैं 0.5 मोल बोलूं मतलब आधा मोल, अगर कोई भी चीज 1 मोल है 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो अगर कोई चीज आधा मोल है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो कहें 22.4/2 कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 11.2 लीटर, इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम फिक्स है। नोट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उस समय तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें से ऑक्सीजन हटा देना, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मैंने गलती से लिख दिया, ऑक्सीजन को हटा देना बेटा। हाँ यहाँ ऑक्सीजन लिखा नहीं है मैंने। ऑक्सीजन के लिए 5.6 लीटर आता है, सिखाएंगे, पहले नोट करो। हाँ लिखो, याद कर लेना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्या मैं थोड़ा सा स्पेस बनाकर यहीं लिखवा दूं? ये सब की जरूरत तो है नहीं, आपको केवल इतना लिखना है। ठीक है, आपके 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। इक्विवेलेंट वॉल्यूम, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उस समय तुमको वी इक्विवेलेंट निकालने का टाइम नहीं होता है। हाँ, तो तुम ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट वॉल्यूम याद कर लो। जैसे लिखो अनाहिता समझ आ रहा बेटवा? फॉर O2 लिखो इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.6 लीटर। क्या लिखो? 5.6 लीटर। अच्छे क्वेश्चंस हैं। हो गया? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? इसी में आगे स्लाइड में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखो W बाई E इज इक्वल टू V अपॉन BE फॉर गैस के लिए पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना टाइम हो रहा है? 6:16 टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन आया व्हाट current to be passed for what current to be passed for कितना अच्छा क्वेश्चन है। 0.25 सेकेंड 0.25 सेकेंड for deposition of certain weight of a metal which is equal to its electrochemical equivalence, which is equal to its electrochemical equivalence। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी दे दें क्या? देखते हैं, तब तो और सॉल्व हो जाता है प्रोबेबिलिटी। पहला लिखिए 4 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन लिखिए 100 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन लिखिए 200 एम्पियर और चौथा ऑप्शन लिखिए अगेन 0.4 एम्पियर। पांचवा लिखिए जाओ हम नहीं बताएंगे। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है? तो कह रहे हैं कि व्हाट करंट, आपसे क्या पूछा है? तो कहेंगे सर आई पूछा है। क्या पूछा है? आई पूछा है। और टाइम इन्होंने दिया है 0.25 सेकेंड, 0.25 या फिर 1/4, एक ही बात। और डिपॉजिट व्हाट करंट टू बी पास फॉर दिस सेकेंड डिपोजिशन ऑफ सर्टेन वेट। ठीक है, सर्टेन वेट विच इज इक्वल टू, देखो लिखा है जो इसका वेट है वो उसके इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बराबर है। देखो एग्जामिनर खुद कह रहा है, एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो वेट डिपॉजिट हुआ है वो उसके z की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब कुछ भी मान लो, कुछ भी वैल्यू तो मान लो। मैं तुमको यहाँ पे कहता हूं कि W इज इक्वल टू Z। तो अगर मैं बात करूं तो कहूंगा अगर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है तो होगा। तो मैंने वेट कितना मान लिया? 1। कितना मान लिया? 1 ग्राम। कितना मान लिया? 1 ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? W बराबर ZIT
और आपसे पूछा है आई, और आपको ये बताया एग्जामिनर ने कि वेट और इक्विवेलेंट वेट तो बराबर है। हाँ, अब ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो W, मान लो W इज इक्वल टू Z, कुछ भी मान लो, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। अब यहाँ पर देखिए W, अभी देखो I, अब तुमको क्या निकालना, I इज इक्वल टू W बाई Z, हाँ, और इंटू T, यही तो होगा। अरे I निकालना है तो ये वाली चीज यहाँ जाएगी, ये वाली भी यहाँ जाएगी ना, यही तो बनेगा। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ, इसको यहाँ पे लिखो कि W की वैल्यू और Z की वैल्यू अगर सेम है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ 5/5 इंटू 0.25, यही तो होगा। इसकी जगह मैं तुमसे ये कह रहा हूँ 0.25 लिखने की जगह तुम सिंपल फॉर्म में लिखो 1/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, अच्छा 5 और 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। जरा एक बार बताना, मैं सिंपलीफाई वे में कर रहा हूँ। 5 और ये 4 ऊपर गया ना, इंटू 4/5, क्या आ गया, 4 एम्पियर आया कि नहीं आया बच्चों, 4 एम्पियर आया कि नहीं आया। अनायका और निहारिका सॉल्व हुआ, तो कौन सा आंसर सही है, सॉल्व हो गया, नोट करिए। हो गया, सॉल्व हुआ कि नहीं, क्या बात है, इतनी बढ़िया नोट्स की कॉपी आ गई। हाँ, तो एक कॉपी बॉटनी, एक कॉपी जूलॉजी की, एक ही में सब क्या देखता है। हाँ, सब चैप्टर वाइज लिख लेंगे, ठीक है, कोई ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये पूरा मैंने आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ का जितना भी है, अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ फैराडेज लॉज पर सारे क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड्स में किस तरीके से आए हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई में, और जेई मेंस और नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं पूरा। तो आज तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चंस हम जिसमें कल जो है, कल की क्लास में, मतलब मंडे की क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू फॉर द क्लास।